नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सीटी 2026 की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में हमारे पास में दो शेष भौतिक प्रदेश रहे हैं, वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आज की इस क्लास में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे जो सिटी के संबंधित, और उसके साथ साथ में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और आप सभी इसे ज्वाइन कर लीजिए, अपने नोट्स पूर्ण कीजिए और अच्छी तैयारी। और ये आपकी क्लास 100% कॉन्सेप्ट क्लास होगी। इसके माध्यम से मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या है और किस तरह से किन जिलों में इनका विस्तार है। इसी तरह से दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, उसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करवाने वाला हूँ। तो इस क्लास को अंत तक आप जरूर देखिएगा और अंत में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा सीटी से संबंधित। तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा है वो इसको शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगला टॉपिक भौतिक प्रदेश के बाद में किस टॉपिक के बारे में आपकी क्लास चाहिए। उस टॉपिक पर मैं क्लास लेकर के आऊँगा। राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है वो सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो मैं आपको इसी मेरे चैनल से है वो आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की ओर। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का, उनके अंतर्गत अगर मैप में बात करें तो ये जो भाग है अरावली का पूर्वी हिस्सा और अरावली का ये भाग और ये जो प्रदेश है इसी के अंतर्गत आता है ये प्रदेश। तो इसे पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है और ये राजस्थान की जो अधिकतम नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ये मैदानी भाग है। तो अगर ज़िले की बात करें किन किन में इसका विस्तार है, तो इसका अलवर में, कोटपुतली बहरोड में, खेरथल तिजारा, डींग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इन जिलों में इस पूर्वी मैदानी भाग का है वो विस्तार पाया जाता है। तो यानी राजस्थान के जो पूर्वी ज़िले हैं या फिर दक्षिणी पूर्वी जो ज़िले हैं या कुछ मात्रा में दक्षिणी ज़िले हैं उनमें पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। अगर इसमें नए ज़िले की बात करें तो इसमें से 3 नए ज़िले आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत, वो है कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा और डींग जिला। ये नवीनतम ज़िले हैं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ में सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है, पूरी मैदानी प्रदेश है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि खाद्यान्न का कटोरा कौन सा भौतिक विभाग को कहा जाता है, तो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है गेहूं का उत्पादन, जो खाद्यान्न फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी क्षेत्र में किया जाता है। इसके साथ साथ में पूर्वी मैदानी भाग में चंबल, बनास, बाणगंगा और माही, इन नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ और दोमट मिट्टी है इससे इसका निर्माण हुआ है। तो यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो भाग है उसका चंबल, बनास, बाणगंगा और माही, इन नदियों के द्वारा लाई गई जो मृदा है यानी मिट्टी है, और इस मिट्टी से इस भौतिक प्रदेश का है वो निर्माण हुआ है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की ढाल की बात करें तो इसका ढाल है वो पूर्व की ओर है, यानी इस ओर है पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकतम जो नदियां हैं वो इस तरह से दक्षिणी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, यानी राजस्थान के अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसी भौतिक प्रदेश में है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को कहा जाता है। तो यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो जनसंख्या निवास करती है वो सबसे ज़्यादा पूर्वी मैदानी प्रदेश में ही निवास करती है। अब हम चलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के उपभाग। तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है छप्पन बेसिन या माही बेसिन,
तीसरा है बनास बेसिन और चौथा है बाणगंगा बेसिन। तो इन 4 भौतिक प्रदेशों के उपभागों में है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश को है वो विभाजित किया गया है। तो ये 4 भाग हैं। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले है चंबल बेसिन। और चंबल बेसिन की अगर बात करें तो ये जो बेसिन है वो चंबल नदी के प्रवाही क्षेत्र वाला है। ये आप जो चंबल नदी, ये प्रवाह क्षेत्र है चंबल नदी का, इस तरह से, यानी इस तरह से मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, इसके बाद में इस तरह से प्रवाहित होती है और आगे जा करके यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका जो ये जो क्षेत्र है इसे चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है। तो चंबल का मैदान सबसे ज़्यादा अगर विस्तार की बात करें तो सवाई माधोपुर में, करौली और धौलपुर जिलों में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार रहता है। इसके साथ साथ में सर्वाधिक डांग भूमि है वो करौली में है। तो सबसे ज़्यादा उत्खात या डांग भूमि, इस तरह की जो भूमि है यानी उबड़ खाबड़ जो भूमि है और वितरिकाओं के रूप में जो जल आता है, इससे ये कटा फटा हुआ धरातल बन जाता है। तो यहाँ पर कृषि विहीन क्षेत्र है, ये पूरा जंगलीय क्षेत्र है, इसे डांग भूमि के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा विस्तार अगर बात करें तो ये करौली जिले में है, इसलिए करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है, तो वो है करौली जिले को। इसके साथ साथ में चंबल नदी के आसपास की जो भूमि है वो ऊंची नीची है, जिसे उत्खात स्थलाकृति को क्या कहते हैं, डांग कहा जाता है। इस तरह की उबड़ खाबड़ धरातल है और उबड़ खाबड़ धरातल होने की वजह से इसे उत्खात भूमि कहते हैं और इस उत्खात स्थलाकृति को क्या कहते हैं, डांग के नाम से जाना जाता है। और चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी में कटाव जो अवनालिका अपर्दन के द्वारा होता है, वहाँ पर गहरी गहरी घाटियाँ बन जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। यानी ये अवनालिका अपर्दन होता है और अवनालिका अपर्दन के द्वारा इस तरह से अपर्दन होता रहता है और मिट्टी का जब अपर्दन होता है यानी कटाव होता है तो गहरी घाटियाँ बन जाती है और गहरी घाटियों को क्या कहते हैं, बीहड़ के नाम से जाना जाता है। तो बीहड़, उत्काश स्थलाकृति और डांग है वो एक ही है, इसी तरह से बनते हैं। यह कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर तक फैली है, यानी उत्काश स्थलाकृति है वो सबसे ज़्यादा कोटा है, सवाई माधोपुर है और धौलपुर, करौली, इन जिलों में है सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। तो ये था चंबल का बेसिन या चंबल का मैदान। अब हम 2 नंबर पढ़ते हैं, छप्पन बेसिन या फिर माही बेसिन के नाम से। और छप्पन बेसिन या माही बेसिन की अगर बात करें तो ये माही नदी के प्रवाह क्षेत्र में है, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर आते हैं। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का ये क्षेत्र है और यहाँ से इस तरह से माही नदी आती है और उसके बाद में वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है ये बेसिन है, इसे छप्पन बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये छप्पन बेसिन है। और बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य अगर बात करें तो 56 गांव या नदी नालों का समूह है और इसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो यानी यहाँ पर 56 नदी नालों का समूह या 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहा जाता है। और प्रतापगढ़ के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो था कांठल। तो याद रखना, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है कांठल है, कांठल के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए प्रतापगढ़ में मैदानी भाग है उसे कांठल का मैदान के नाम से पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव है क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता। तो अभी आपको बताया था माही नदी का बहाव क्षेत्र है प्रतापगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पीछे। तो कांठल का मैदान के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़, मेवल या फिर व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जो जिले हैं और इनका जो क्षेत्र है उसे वागड़, मेवल या फिर व्याघ्रवाट के नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखना, 56 बेसिन या फिर माही बेसिन है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है और यहाँ पर 56 नदी नालों या 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहा जाता है। प्रतापगढ़ में इसका प्राचीन नाम है अगर बात करें तो कांठल कहा जाता है और माही नदी के बहाव क्षेत्र को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान कहा जाता है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर, वो है बनास बेसिन। और बनास बेसिन की बात करें तो बनास नदी व उसकी जो सहायक नदी है उसके द्वारा निर्मित मैदान है और इसका ढाल है वो पूर्व की ओर है। यानी बनास नदी जो प्रवाहित होती है और बनास की जो सहायक अन्य नदियां हैं उसके द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया मैदानी प्रदेश है। और देवगढ़ राजसमंद के समीप जो पहाड़ियाँ हैं उसे पिडमांट की मैदान कहा जाता है। यानी जो पहाड़ियों और पहाड़ियों के तली में जो मैदानी भाग है उसे पिडमांट का मैदान के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? देवगढ़ राजसमंद में। तो याद रखना, देवगढ़ राजसमंद में किस मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वह पिडमांट का मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, जो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यानी सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा है, और जो जलोढ़ मृदा है वो कृषि के लिए उपजाऊ मृदा होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और ये मृदा होती है वो नदियों के द्वारा लाई गई होती है। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी जो भाग है वो मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीछे कि बनास बेसिन का या बनास नदी का उत्तर पूर्वी जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वह है मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। और यह टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है। तो बनास बेसिन का मैदान है वो टोंक है, सवाई माधोपुर है और करौली, इन जिलों में फैला हुआ मैदान है। इसके साथ साथ में इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 250 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है वो रहती है। तो यानी बनास बेसिन के मैदान की औसत ऊंचाई की बात करें तो 280 से 500 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई रहती है। और इस क्षेत्र में A.M. हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन का नाम दिया था। और तृतीय पेनिप्लेन है वो मैदानी भाग के रूप में होता है, जिस तरह से एक चट्टान होती है और चट्टान का लगातार अपर्दन होता है, उसके बाद में जो मंद ढाल हो जाता है, उसके बाद में जो तृतीय पेनिप्लेन बनता है जो मैदानी भाग होता है और वहाँ पर छिटपुट रूप में पहाड़ियाँ बनी होती है, तो उसे पेनिप्लेन के नाम से जाना जाता है। तो A.M. हेरोन ने इस मैदान को क्या कहा है? तृतीय पेनिप्लेन का नाम दिया है। और जहाजपुर भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है और खेराड़ व मालपुरा टोंक का क्षेत्र है वो माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। तो यानी जहाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र और खेराड़ व मालपुरा टोंक का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? माल खेराड़ के नाम से पुकारा जाता है। तो ये था बनास बेसिन और बनास नदी से निर्मित मैदानी भाग। अब हम पढ़ते हैं बाणगंगा बेसिन, यानी बाणगंगा से निर्मित जो मैदानी भाग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और छोटा है, बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान है जो जयपुर, दौसा, डींग और भरतपुर में पाया जाता है। जो ये जो क्षेत्र है, जयपुर है, दौसा है, डींग है और भरतपुर, ये जो जिले, यहाँ से बाणगंगा इस तरह से निकलती है, छोटी नदी है और आगे जाकर के ये यमुना में मिल जाती है। परंतु ये बाणगंगा नदी है वो मौसमी नदी है, यानी मानसूनी नदी है। वर्षा होती है तब इसमें जल आता है, वन्यता ये नदी सूख जाती है। तो जयपुर, दौसा, डींग और भरतपुर जिलों में पाया जाता है बाणगंगा का मैदान। तो पूर्वी मैदानी भागों को हमने 4 भागों में विभाजित किया था, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन के नाम से। अब हम 4 नंबर भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इस क्लास से पहले मैंने 2 भौतिक प्रदेश करवाए हैं, वो है मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो दोनों क्लास वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो, अच्छी तरीके से आपको याद रहेंगे और आप संपूर्ण नोट्स है मैंने वहाँ पर बनवाए हुए हैं। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 500 मीटर है। तो हाड़ौती का पठार ये पठार है और इस पठारी भाग की औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है। अगर जिले की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये कोटा है, बूंदी, यहाँ पर बारा और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं जिसमें हाड़ौती का पठार है वो या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से मौजूद है। और ये मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है।
यानी यहाँ पर मध्य प्रदेश सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है और मालवा का पठार का भाग है, इसको माना जाता है हाड़ौती के पठार को। और हाड़ौती के पठार को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विंध्यन कंगार भूमि और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। तो हम दो भागों में पढ़ते हैं, विंध्यन कंगार भूमि है और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। तो हम विस्तार से दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे, नोट कर लीजिए इनको। तो हाड़ौती का पठार कहते हैं इसे। और औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई रहती है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में इसका विस्तार है और ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ही भाग माना जाता है और इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, विंध्यन कंगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दो भागों में जो विभाजित किया था उसका एक नंबर हम पढ़ेंगे विंध्यन कंगार भूमि। और विंध्यन कंगार भूमि है, इसका विस्तार है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है। ये जो भाग है ये विंध्यन कंगार भूमि कहा जाता है। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, अरावली। ये विंध्यन कंगार भूमि है और ये अरावली पर्वतमाला है। तो इसका जो विस्तार है धौलपुर में, करौली में और सवाई माधोपुर में, इसमें सबसे ज़्यादा विस्तार विंध्यन कंगार भूमि का रहता है। और यहाँ पर महान सीमा भ्रंश रेखा भी है, यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। आप जो रेड कलर में ये लाइन देख रहे हैं, विंध्यन कंगार भूमि और अरावली पर्वतमाला के मध्य इस तरह से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के रूप में महान सीमा भ्रंश रेखा भी बनी हुई है। और ये अरावली और विंध्यन पर्वतमाला के मिलन स्थल होने के कारण यहाँ पर महान सीमा भ्रंश कहा जाता है, यानी दोनों का आपस में मिलन होता है। यहाँ पर इधर से जो विंध्यन कंगार भूमि और इधर से इसका विस्तार है अरावली का। तो दोनों यहाँ पर एक अपसरण का किनारा कहें या अभिसरण का, दोनों आपस में मिलती है। अभिसरण का किनारा कहा जाता है, जिसे महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर चम्बल व बनास नदी के मध्य का भाग है। यहाँ से चम्बल और बनास दोनों नदियाँ निकलती है, तो चम्बल और बनास नदी के मध्य का भाग माना जाता है। और ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, यानी विंध्यन कंगार भूमि है, यह श्रृंखला है वो किस रूप में है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके बाद में अरावली के पूर्व में स्थित है, जिसमें बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। तो अरावली के पूर्व में स्थित है महान सीमा भ्रंश, और महान सीमा भ्रंश है वो बूंदी है, सवाई माधोपुर है, कोटा है और चित्तौड़गढ़। इन जिलों में महान सीमा भ्रंश रेखा है वो फैली हुई है। तो ये थी महान सीमा भ्रंश या विंध्यन कंगार भूमि जो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में है। और महान सीमा भ्रंश जहाँ पर अरावली और विंध्यन कंगार भूमि का आपस में मिलन होता है उसे कहते हैं। और चम्बल और बनास नदी के मध्य का क्षेत्र है, ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है और ये अरावली के पूर्व भाग में स्थित है महान सीमा भ्रंश। ये बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैली हुई है। अब हम पढ़ते हैं दक्कन का लावा पठार। और दक्कन का लावा पठार के रूप में अगर देखें तो दक्कन का लावा पठार है वो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। तो दक्कन का लावा पठार है वो इन 4 जिलों में इसका विस्तार है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। राजस्थान के मैप में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन जिलों में है। और यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा विस्तार अगर बात करें तो कोटा में है, और न्यूनतम विस्तार है वो झालावाड़ जिले में है। विंध्यन पर्वतमाला का ही ये मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार माना जाता है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कोटा में है, और कोटा में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। उसके साथ साथ में कुछ भाग झालावाड़ जिले में है। और मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो विंध्यांचल पर्वतमाला का विस्तार माना जाता है, जो एक अर्धचंद्राकार आकृति में पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर अगर बात करें तो संतूर है। तो याद रखना, बूंदी की जो पहाड़ियाँ हैं और बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है वो संतूर है। और बूंदी के प्रमुख दर्रे की बात करें तो लाखेरी दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, जेतावास का दर्रा, ये तीनों दर्रे बूंदी जिले में पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो दक्कन के लावा पठार का हिस्सा माना जाता है, और बूंदी जिले में जो पहाड़ियाँ हैं उसका सर्वोच्च शिखर है वो संतूर की पहाड़ियाँ या संतूर है। और बूंदी के प्रमुख दर्रे भी है, जिसमें लाखेरी दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा और जेतावास का दर्रा है वो भी मौजूद है।
तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हमने दो भागों में विभाजित किया था, विंध्याचल भूमि और दक्कन का लावा पठार। अब हम पढ़ते हैं दक्कन का लावा पठार के उच्च क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर बात करें साहेबाद उच्च क्षेत्र कहाँ है, तो बारां जिले में है। तो साहेबाद उच्च क्षेत्र बारां जिले में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है साहेबाद उच्च क्षेत्र किस जिले में मौजूद है, तो बारां जिले में है। विश्व भू विरासत ने क्रेटर के रूप में इसे मान्यता दी है। तो यानी इस तरह से आप देख सकते हैं पर्वत श्रृंखला चारों और बीच का भाग जो है वो इस तरह से कटोरी नुमा है। तो इसे जिस तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसका जो मुख होता है तो उसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है इस तरह से। तो ये क्रेटर नुमा आकृति में बना हुआ है। रामगढ़ जो बारां में पास एक घोड़े के नाल की आकृति में हॉर्सशू आकार की श्रेणी है, जिसके मध्य में राजस्थान का एकमात्र उल्का पिंड गिरने से बनी हुई झील है। तो यहाँ पर उल्का पिंड गिरने से ये झील का निर्माण हुआ है, यहाँ पर रामगढ़ बारां में है। और डग गंगधर उच्च भूमि की अगर बात करें तो वह झालावाड़ का उच्च पठारी भाग कहा जाता है। तो डग गंगधर उच्च भूमि कहाँ है, झालावाड़ में है। साहेबाद उच्च भूमि कहाँ है, बारां जिले में है। और रामगढ़ है बारां के पास है, घोड़े के नाल की आकृति में पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य में राजस्थान का एकमात्र जो उल्का पिंड गिरने से झील का निर्माण हुआ है, तो वह है रामगढ़ झील बारां जिले में। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख पठार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के कौन कौन से पठार हैं, और उसके बारे में सबसे पहला जो पठार है वो है उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार है वो सिरोही जिले में है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो 1360 मीटर ऊंचा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है, 1360 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर के नीचे स्थित है। जो गुरु शिखर पर्वतमाला है उसके नीचे है वो उड़िया का पठार है मौजूद है। बोराट के पठार की अगर बात करें तो बोराट का पठार है वो उसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, और ये गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य में स्थित है। तो गोगुंदा उदयपुर और राजसमंद कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य में कौन सा पठार है, तो बोराट का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर के मध्य है। और ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बोराट का पठार है। और बोराट का पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह जरगा 1431 मीटर है, जो उदयपुर जिले में मौजूद है। तो 1431 मीटर है, जरगा की पहाड़ियाँ हैं, वो भी ऊंचा पर्वत शिखर है, उदयपुर जिले में है। 3 नंबर बात करते हैं आबू का पठार। और आबू के पठार की अगर बात करें तो ये सिरोही जिले में है और राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर यानी माउंट आबू स्थित है। तो आबू का पठार है सिरोही जिले में और राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है ये, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। और इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू भी स्थित है। तो उड़िया का पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। फिर है बोराट का पठार 1225 मीटर ऊंचा है, और ये गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य में स्थित है। और यहाँ पर जरगा की पहाड़ियाँ है 1431 मीटर में उदयपुर में स्थित है। 3 नंबर आबू का पठार है जो ऊंचाई की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, और ये 1200 मीटर ऊंचाई पर है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर अगर बात करें तो माउंट आबू है, वो आबू के पठार पर ही स्थित है। तो ये था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख पठार के बारे में। अब अन्य पठार के बारे में अगर चर्चा करें तो उसमें आता है मेसा का पठार। और मेसा का पठार है जिसकी ऊंचाई है 620 मीटर ऊंचाई है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये स्थित है मेसा का पठार, जिसकी ऊंचाई 620 मीटर है, वो मानी जाती है। इसके बाद में लसाड़िया का पठार की बात करें तो ये सलूम्बर और जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो सलूम्बर जो जिला है और लसाड़िया का पठार स्थित है, जो जयसमंद झील के पूर्वी भाग में मौजूद है लसाड़िया का पठार। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है, तो जयसमंद झील के पूर्व में सलूम्बर जिले में। उसके बाद में ऊपरमाल का पठार। और ऊपरमाल का जो पठार है वो बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक
हाड़ौती के पठार का ही भाग है। तो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया जो भीलवाड़ा है, जो हाड़ौती का पठार माना जाता है, उसके मध्य में जो पठारी प्रदेश है जिसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ऊपरमाल के पठार में। उसके बाद में पठारी बाग की बात करें तो मानदेसरा का पठार है जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। मानदेसरा का पठार याद रखना, मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में। भोमट का पठार है वो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, सिरोही में फैला हुआ है, जहाँ भील जनजाति क्या करती है, निवास करती है। तो भोमट का पठार है वो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, सिरोही में फैला हुआ है, जहाँ पर भील जनजाति है या इस पठारी बाग में निवास करती है। तो ये राजस्थान के प्रमुख पठार है। मेसा का पठार जिसकी ऊंचाई 620 मीटर है, चित्तौड़गढ़ में है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में है, जैसमंद झील के पूर्व में है। ऊपरमाल का पठार है बेंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य में है, जो हाड़ौती के पठार का भाग है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। भोमट का पठार उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, सिरोही में फैला हुआ है, जहाँ भील जनजाति निवास करती है भोमट के पठार पर। तो ये थे राजस्थान के पठारी भाग मुख्य रूप से। तो हमने राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश जो दक्षिणी पूर्वी पठार हैं उन भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया है, और इसी से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए सीटी एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको इस क्लास को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपका प्यार स्नेह इसी तरह से बना रहे। और अपनी नोटबुक में वो आप नोट्स है वो अच्छी तरीके से बनाएं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। आप सीटी एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली रूप से कॉन्सेप्ट क्लास है और तैयार रहेंगे आप उस चुनौती के लिए। तो मैं आशा करता हूँ सभी का सीटी एग्ज़ाम पास हो। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।